हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट में शामिल संपूर्ण कहानियाँ। 21 कहानियाँ हैं। कुछ कहानियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। यूनिट 7 यूजीसी नेट में शामिल जो कहानियाँ हैं उनको देख रहे हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ लिए। जो मित्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जा करके वीडियो को देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ाई गई और इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया गया, हाईलाइट किया गया है। पहली कहानी हम लोग पढ़े थे चंद्रदेव से मेरी बातें। दूसरी कहानी दुलाई वाली, छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक टोकरी में मिट्टी, कानों में कंगना, बहुत अच्छी कहानी है। राजा निर्बंसिया, ये भी अच्छी कहानी है। पिता कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है, बड़ी कहानी। इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, हम परिंदे कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पहले पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन मित्रों पात्र हैं देख लेते हैं। जो परिंदे कहानी है वो निर्मल वर्मा की है। चलिए मित्रों, देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पात्र हैं। तो परिंदे कहानी में जो पात्र हैं उनको देख लेते हैं। लतिका हैं, मेजर गिरीश हैं, डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, मेरी पात्र हैं, ठीक है, करीमुद्दीन, ये नौकर हैं, बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, पूछा जा सकता है। मिस वुड हैं। इसमें मित्रों बिला नागा क्लब का जिक्र हुआ है और ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। होम सिकनेस बीमारी की इसमें बात होती है, तो ये पॉइंट हमने जो बताया इनको मित्रों ध्यान रखेंगे। चलिए अब कहानी को हम पढ़ते हैं। परिंदे कहानी 30 मार्च 2015। निर्मल वर्मा की कहानी। चलिए लाइन बाय लाइन कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी मतलब बुझा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। तो मित्रों कितने नंबर की बात हो रही कमरे की? 7 नंबर कमरे की। ये पॉइंट ध्यान रखना कि कौन से नंबर किस नंबर की कमरे की बात हो रही है। यहाँ से प्रश्न बना सकता है, ध्यान रखें कि 7 नंबर कमरे का जिक्र हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? आवाज लगाई, कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा गया है? कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। यह सुधा का कमरा था। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, किसका कमरा? तो 7 नंबर कमरा किसका था? सुधा का था। एक सुधा पात्र है, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी। तो मित्रों हॉस्टल में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन थी? तो सुधा थी। क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट
उसी के कमरे में लग जाता था, यानी भीड़ उसी के कमरे में इकट्ठा होती थी। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन ने करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? तो मित्रों करीमुद्दीन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये नौकर है। कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। लतिका कह रही है। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। ये तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पात्र है। करीमुद्दीन हॉस्टल का क्या था? नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के लिए हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटक सटक कर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉग में क्या कर रही हो? तो मित्रों एक जूली पात्र, इसको ध्यान रखेंगे। जूली पात्र को ध्यान रखेंगे, पात्र को एक जगह नोट कर सकते हैं। जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर उसके अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसे उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। आप भी कुछ देर बैठिए ना। तो मित्रों दो पात्र और आए, कौन कौन से? एक सुधा हो गई, ठीक है, एक हेमंती हो गई, ध्यान रखेंगे। करीमुद्दीन हो गया। इनको एक जगह नोट करते रहेंगे। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय वहां इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह धीरे से बाहर को गई। उसके चेहरे का उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, शायद पिछले से पिछले साल भी, है ना। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है? अपने ब्लॉग में अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर
लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लान पर बहुत लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट के झोंकों के साथ कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। तो मित्रों, किस पेड़ का जिक्र हो रहा है? चीड़ के, ठीक है, पत्तों की सरसराहट की बात हो रही, तो चीड़ के वृक्षों की बात हुई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही। सिर की चकराहट अभी नहीं मिटी थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी। शाल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस ह्यूबर्ट के संग अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। तो कौन सी धुन गुनगुनाते हुए आ रहे थे मित्रों? ध्यान रखना, इसी तरह के पॉइंट एंट्री पूछता है। डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के संग है ना अंग्रेजी धुन में गाते हुए आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड नाइट, गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस ह्यूबर्ट। थैंक यू, थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने फोटो के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त पर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे। क्या बजाएंगे? कंपोजिशन बजाएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट। चाइकोस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फ्रेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ कर दे, माना डॉक्टर मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधी वे आधे वह आधे बर्मी थे। ध्यान रखना मित्रों, वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। तो बर्मा पर किसका आक्रमण हुआ था? बर्मा पर जापानियों का आक्रमण हुआ था। ध्यान रखेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन, फिजियोलॉजी,
ध्यान रखना मित्रों ये पॉइंट। हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। किस स्कूल में? कॉन्वेंट स्कूल में। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखें मित्रों हॉस्टल में एक कमरा दे दिया गया था। वो कौन सा विषय पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उनकी पत्नी की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? बर्मा से वापस आते हुए। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। ये पॉइंट मित्रों पूछा जा सकता है, ये लाइन दे करके, मरने से पहले मैं एक दफ़ा यानी एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा। कौन कहता था? तो डॉक्टर कहते थे। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे, है ना। यानी अतीत मतलब जो पुरानी घटनाएं बीत चुकी हैं, या अनुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है। तो मित्रों कौन सी बीमारी का जिक्र हो रहा है? इस तरह के पॉइंट पूछ लेता है ये। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है, यानी ये बात 10 साल से हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली। पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरखधंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले वह क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलिमेंट का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। कौन कहा? ह्यूबर्ट ने ये बात कही। डॉक्टर को फादर एलिमेंट एक आंख नहीं सुहाते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में काफ़ी उड़ने लगी, यानी पलटने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। डॉक्टर कहाँ बैठे थे? बार में। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। तो किससे भरा हुआ था? कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद, कौन सा खेल मित्रों? बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर जा रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूप में
रूप में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक गईं। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्ती की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा मिस लतिका से। मिस लतिका, आप इस साल भी यहाँ छुट्टियों में रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा, है ना। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा का नोकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुसने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियाँ भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि कहीं कुछ दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह हुए एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं। पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे इन विचित्र शहरों की ओर, जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएंगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को यह आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुँह, आँखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मिड कहकर पुकारते हैं। ये मित्रों, ये पॉइंट ध्यान रखना, ओल्ड मिड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया, यानी गंदी वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिलता। किसका पत्र मिलता मित्रों? ह्यूबर्ट का। ध्यान रखना, भावुक याचना से भरा हुआ था पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अभी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया। जब ह्यूबर्ट ने प्रेम पत्र दिया था, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसी समय उसकी गलत फहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्राम रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलत फहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मृत्यु है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है।
उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। मित्रों, ये लाइन पूछी जा सकती है। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। कौन कह रहा है? डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास पात्र भी मिल सके, जो कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। कौन कह रहा है? डॉक्टर मुखर्जी कह रहे हैं। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने की वो नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क में दूर मैं पर यहाँ पड़ा हूँ। मुल्क माने तो देश। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट स्मिथ सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रैफिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करते थे। मित्रों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। कौन सा क्लब की बात हो रही? विला नागा क्लब। ठीक है, लतिका कहाँ जाया करती थी? विला नागा क्लब। ये पॉइंट मित्रों पूछा जा चुका है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये पॉइंट पूछा जा चुका है, विला नागा क्लब, तो ध्यान रखेंगे। ग्रीस नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी।
तो मित्रों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आगे अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।